नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पेंशन भोगियों को प्रदान की जाएगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा। उपायुक्त आदित्य नेगी ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता। सभी प्रधानों और उप प्रधानों से कार्यों में तेजी लाने का किया आह्वान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा, केवल पाबंदी नहीं बचाव का रास्ता। कहा, फरवरी महीने में कोरोना पीक पर पहुंचने की आशंका। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट। मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बोर्ड के 750 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बोर्ड की उपलब्धियों और कार्यप्रणाली से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। मुख्यमंत्री धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संघ के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कई शक्तियां प्रदान की है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि अगर हालात और ज्यादा खराब हुए तो आने वाले समय में थोड़ी सख्ती की जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ही होगा। उन्होंने कहा कि बंदिशों से अधिक महत्वपूर्ण है कि लोग सावधानी अपनाएं और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर चरम पर है। प्रदेश में हर रोज 3000 से ज्यादा संक्रमित मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि इसमें अधिकतर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि कोविड के मामलों का बढ़ना चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर में मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं है। अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.67% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पाबंदियां समाधान नहीं है, संक्रमण का समाधान सावधानियां हैं। नंबर ऑफ केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं और कल इवनिंग का तक का जो फिगर था उसमें 15,000 का आंकड़ा जो है अब हम स्पर्श कर रहे हैं। संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन इसमें इसका एक पक्ष ये भी है कि संक्रमित लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में ज़्यादा हैं और अस्पताल में उनको भर्ती करने की जो ज़रूरत है वो बहुत कम पड़ रही है। मेरे ख्याल में 1.67% ये परसेंटेज है जो जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको आवश्यकता पड़ रही है। और इस दृष्टि से हमने शुरू से ही ये फैसला किया था, क्योंकि ऐसा अपेक्षित था कि संक्रमण तो होगा लेकिन शायद हॉस्पिटल में जो है वो केसेस जो हैं वो कम आएंगे, क्योंकि लक्षणों की तीव्रता जो है वो बहुत कम है इस संक्रमण में। ये जो तीसरी वेव में ऐसा ट्रेंड जो है पूरे देश भर में जो है ये देखा जा रहा है। और हमने ये फैसला किया था कि जो हमारा होम आइसोलेशन मैकेनिज़्म है इसको हम सुदृढ़ करेंगे और इसको सुदृढ़ किया भी है। सावधानियां जो हैं मुझे लगता है उसी के ऊपर सारा जो है हमारा बल होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि सावधानियां जो हैं वो लोग अपनाएं। पाबंदियां जो हैं वो समाधान नहीं है,
लेकिन सावधानियां जो है वो समाधान। मैं ये समझता हूँ, देखिए संक्रमण को रोकना होगा कि कोई इन्फेक्ट ही ना हो। और ये भी एक तथ्य है कि कोई अगर डेथ होती है इसमें तो मृत्यु होने की संभावना उन मामलों में ज़्यादा है जिसमें कोई साथ में और अन्य कोई गंभीर रोग किसी व्यक्ति को है, वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसको कोई गंभीर कोई किडनी से संबंधित कोई रोग उसको है, कोई हार्ट डिजीज़ से संबंधित कोई कष्ट जो है उस व्यक्ति को है। तो ये सारी जो है ये संभावनाएं जो हैं, या फिर वो सीवियरली डायबिटिक है अगर पेशेंट, तो फिर इसमें मृत्यु होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में सावधानियों के द्वारा संक्रमण को रोकना जो है ये एक उपाय है सार्वजनिक स्थानों के ऊपर। और सार्वजनिक स्थानों पर क्या, मैं तो ये कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति सुबह सबसे पहले अगर कोई उसको विचार करना है तो यही करना है कि आज मैं सावधानियों का पालन करूँगा। और सावधानियाँ बड़ी सिंपल हैं। जब से कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ है तब से लेकर के आज तक बराबर विभाग की ओर से भी, सरकार की ओर से भी ये आग्रह होता रहा है कि सावधानियों का निरंतर हम पालन करें। मास्क का प्रयोग और मास्क का ठीक से प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तीन बड़ी बेसिक जैसी जो है वो सावधानियां हैं जिनका पालन हमको करना चाहिए। वैक्सीनेशन का भी जो है वो परिणाम वो भी देखने में आया है कि अगर लक्षणों में तीव्रता कम है तो कारण ये है कि वैक्सीनेशन अधिक 100% हमारे जो यहाँ पर अगर हम 18 से ऊपर के आयु वर्ग की हम बात करें तो उस आयु वर्ग में जो है वो 100% वैक्सीनेशन जो है वो हुआ है। साथ ही 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन जो है चला हुआ है और 3,82,000 कल का ये आंकड़ा है। 4.5 लाख का फिगर हमको जो है वो अचीव करना है। तो वैक्सीनेशन का भी अपना एक रोल है, उसका भी महत्व है। लेकिन सोशल वैक्सीन जिसको नाम दिया गया है, तो सोशल वैक्सीन जो है वो ये सावधानियों को जो है वो सोशल वैक्सीन कहा गया है। तो ये सावधानियां भी कम कारगर नहीं हैं संक्रमण को रोकने में। हिमाचल सरकार ने हाल ही में नई खेल नीति को मंजूरी दी है। एक और जहां भाजपा विधायक सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक इस पर सवाल उठा रहे हैं। श्री नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान में विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 4 वर्ष हो गए हैं। बीते 4 सालों में सरकार ने नई खेल नीति पर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन अब चुनाव नजदीक आता देख सरकार जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। 4 साल तक जब पहला वर्ष आया तो उस टाइम से लेके ये खेल नीति के नाम पर नौजवानों को जो है वो भ्रमित करते रहे। अब फिर सुनने में आया कि अब जो मौजूदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका बयान है कि अब खेल नीति जो है वो प्रदेश के अंदर आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, जब पहला साल था तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर और थे और उस समय उन्होंने कहा था कि हरियाणा की तर्ज पे हम खेल नीति लेके आएंगे। हरियाणा में कोई खेल नीति नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर्स हैं जो भी वो करते हैं। ऐसे मान लो ओलंपिक खेलने वाले को कितना पैसा मिलना है, जो है एशियाड खेला है तो कितना पैसा मिलना है, या हमारे सैफ गेम है उसमें कितना पैसा मिलना है, ये बाकायदा तौर पे हरियाणा में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के माध्यम से सारा कुछ हो रहा है। और हरियाणा में कोई खेल नीति नहीं है। पहले तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये बताए कि जो पहले सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि हम खेल नीति लेके आएंगे, तो वो 4 सालों तक क्यों नहीं आए। अब कारण क्या है कि अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो इनको नए शगुफे नज़र आएंगे। अब खेल नीति लाना चाहेंगे तो लोगों को भ्रमित करने के लिए लाना चाहेंगे। खेल नीति मैंने भी बनाई थी जब मैं हिमाचल प्रदेश का, जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, तो खेल नीति मैंने भी बनाई थी, जिसको साई ने भी सराहा था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सराहा था। और हमने जो खेल नीति में कुछ किया था वो बाकायदा तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की नहीं थी उस टाइम जो है ना, उन्होंने भी उसको सराहा और उनको कहा कि नहीं ये अच्छा है। उनको बुरा लगा क्योंकि उनको जो है वो एक क्रिकेट नज़र आता था, क्रिकेट को और क्रिकेट के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए ये सारा कुछ हुआ था। आज मैं कहना चाहूँगा, अगर आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नई स्पोर्ट्स नीति लाना चाह रहे हैं तो बाकायदा तौर पे लोगों में इस चीज़ को जो है वो लोगों में लेके जाना चाहिए, नौजवानों में लेके जाना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स नीति है क्या, ये क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओलंपिक जो लेके आएगा
उसको इतना पैसा हम बढ़ा के दे देंगे। लाएगा कोई हिमाचल प्रदेश तब है ना, एशियाड में कोई मेडल लेके आ जाएगा तो उसको इतना पैसा देंगे। मैं कहना चाहूँगा पहले तो नौजवानों को जो है वो एशियाड में और ओलंपिक में मेडल लेने के काबिल बनाओ पहले उसमें, तब तो बात माने। और अगर मान लो अंतिम साल में अब तुम वाइंड अप कर रहे हो, वाइंड अप करते करते तुम्हारे वो खेल नीति अगर नज़र आ रही है, ये मैं कहूँगा ये भ्रमित करने वाली है और नौजवानों को बाकायदा तौर पे जो है वो बहकाने के लिए कि हमने इतनी खेल नीति बना दी जिसका कोई मतलब नहीं है। बाकायदा तौर पे खेल को जो है बढ़ावा देने के लिए और कार्यक्रम है जो कार्यक्रम चलने चाहिए, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं चल पा रहे। शिमला जिला के 20 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत 21 करोड़ रुपए की लागत से इन गांवों को विकसित किया जाएगा। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लेकर बैठक हुई, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 20 गाँव में जल्द विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और संबंधित विभागों को भी यथासंभव कार्य पूरा करने को कहा गया है। शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए चयनित 19 ग्राम पंचायतों के 20 गांवों के लिए आवंटित 21 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि को अनुमोदित किया। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 और 2020-21 में चयनित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 268 विभिन्न विकास कार्य पूर्ण कर इन ग्रामों को आदर्श ग्रामों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने इन 19 पंचायतों से आए पंचायत प्रधानों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य गांव को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने सभी पंचायत प्रधानों को इन योजनाओं को समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि संबंधित गांव में रह रहे लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि इन कार्य योजनाओं में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। इस संदर्भ में संबंधित विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कार्य के लिए अतिरिक्त बजट की उपलब्धता भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उपस्थित प्रधानों से इस संबंध में विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया ताकि संबंधित गांव आदर्श ग्राम के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने कहा कि इस योजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए तिमाही बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि कार्यों को समय अवधि में पूर्ण किया जा सके। उन्होंने इस दौरान पंचायत में चल रहे कार्यों की विस्तृत चर्चा की और प्रधानों को अपने अपने क्षेत्र के कार्यों में तेजी लाने का आह्वान किया। इस दौरान जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। इस अवसर पर उपनिदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संजय भगवती, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा भागचंद चौहान, विभिन्न पंचायतों से आए प्रधान और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। इसमें जो है हमारी 20 गांवों का सिलेक्ट किया है हमने। तो उन गांवों की जो है विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बने थे तो उनकी अप्रूवल आज हुई है। तो लगभग जो है 21 करोड़ रुपए के जो है काम इन 20 गाँव में होगा और इसमें विभिन्न विभागों का रोल रहेगा। इसमें जैसे कुछ काम जो है वो जल शक्ति विभाग करेगा, कुछ काम जो है PWD विभाग करेगा, कुछ काम जो है नरेगा से होगा और उसके अलावा जैसे हमारा 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस और जो 5% DCP है, इन सारे हेड से जो है पैसा सैंक्शन होगा और उन सारे कामों को किया जाएगा। तो इसमें जैसे रोड्स बनाने से लेकर ड्रिंकिंग वाटर और जो है इस तरह के बहुत सारे काम होंगे, जैसे सोलर लाइटें, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह, इस तरह के बहुत सारे काम इसमें होंगे। तो आज ये 20 जो गांव हैं उनकी जो विलेज डेवलपमेंट जो प्लान है उसको हमने अप्रूवल दी है। जल्दी इसका पैसा हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे पंचायतों के अकाउंट में और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्दी ही जो है इन गाँवों में काम शुरू हो जाएगा और वो आदर्श ग्राम बन पाएंगे जैसा कि योजना में विदित है। शिमला नगर निगम की FCPC की बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिमला के परिमहल में 38 लाख की लागत से बनने वाली पार्किंग और विकास नगर में बनने वाले एम्बुलेंस रोड के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शहर में 131 सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख के लिए सुलभ कंपनी के अनुबंध के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए निगम महापौर सत्या कौंडल ने FCPC की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
देखिए, आज एफसी की मीटिंग थी तो इसमें ज़्यादा एजेंडा नहीं था। कुछ दो, एक एम्बुलेंस, एक पार्किंग का था परी महल का 38 लाख की लागत से, वो हमने पास किया है। उसमें पहले भी काम चला हुआ है। दूसरा जो है विकास नगर के लिए जो है एक एम्बुलेंस रोड बननी है 33 लाख की लागत से, उसका भी आज हमने एस्टिमेट पास किया है। और दूसरा जो हमारा जो शिमला शहर में 131 जो टॉयलेट है जिसका रख रखाव जो है 16 वाले कर रहे थे और उनका जो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है और उनको भी हमने 1 साल की जो है एक्सटेंशन दी है। आज इतने ही मुद्दे थे और आगे अगर कोई इस तरह के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई और एस्टिमेट आते हैं तो उसको हम जो है जनरल हाउस में ले जाएंगे। माकपा नेता व पूर्व महापौर संजय चौहान ने भाजपा शासित नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। आरोप लगाया कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है और नगर निगम शिमला में भाजपा सत्तासीन हुई है तब से शिमला शहर के विकास पर ग्रहण लग गया है और विकास के पहिए बिल्कुल थम गए हैं। संजय चौहान ने आरोप लगाया कि पूर्व नगर निगम द्वारा शहर के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी जमीनी स्तर पर उतारने में वर्तमान भाजपा सरकार और नगर निगम पूरी तरह विफल रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मानना है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार व नगर निगम में भाजपा सत्तासीन हुई है, शिमला शहर का विकास जो है वो पूर्णतः ठप हो गया है और पूर्व नगर निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाएं भी जो है भाजपा की सरकार व नगर निगम पूर्ण करने में जो है पूर्णतः विफल रही है। और जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि वर्ष 2015 के अंदर तत्कालीन सरकार व नगर निगम के द्वारा शिमला शहर के लिए जो है एक बहुआयामी रोपवे की योजना टूटीकंडी से मॉल रोड के लिए जो है वो स्वीकृत की गई थी और जून 2015 में इसका जो है वो शिलान्यास किया गया था। इसके साथ साथ प्रदेश की सरकार के द्वारा धर्मशाला से मैक्लोडगंज व हिमानी चामुंडा के लिए भी जो है एक वो रोपवे की परियोजनाएं जो है वो स्वीकृत की गई थी। परंतु आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश की सरकार व नगर निगम शिमला शहर के लिए तो जो है रोपवे की इस परियोजना पर कार्य जो है वो आरंभ नहीं कर पाई है और जबकि धर्मशाला से मैक्लोडगंज की जो रोपवे है वो जो है वो आरंभ कर दी गई है। तो इससे प्रदेश सरकार, नगर निगम व प्रदेश के जो शहरी विकास मंत्री व शिमला शहर के विधायक भी है उनकी भेदभावपूर्ण जो कार्यशैली है वो जो है स्पष्ट होती है। और जिस प्रकार से आज शिमला शहर का विकास जो है वो सरकार व नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है वो केवल मात्र जो है सरकार के चहेते ठेकेदारों व चंद जो भाजपा के लोग हैं उनके फायदे को ध्यान में रखकर ही जो है शिमला शहर का विकास किया जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं शिमला शहर की जो हरियाली है, जो सुंदरता है, उसको जो है कंक्रीट के डंडे लगाकर जो है सरकार के द्वारा उसको खत्म किया जा रहा है। तो इससे जो शिमला शहर का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो शहर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ों की रानी का खिताब जो इसको मिला है वो जो है पूर्णतः समाप्त हो रहा है। तो पार्टी मांग करती है कि इस प्रकार के जो अनियोजित विकास है उस पर जो है सरकार तुरंत रोक लगाए और जो पूर्व के जो नगर निगम के द्वारा जो कार्य और योजनाएं जो शहर के विकास के लिए बनाई है उनको जो है युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए उनको पूर्ण किया जाए। और इसके साथ साथ यदि सरकार जो है समय रहते इन योजनाओं को जो है पूरा करने का कार्य नहीं करती है तो सीपीएम जो है वो शहरवासियों से अपील करती है कि भाजपा की सरकार की जो ये भेदभावपूर्ण शहर के प्रति नीतियां हैं, नगर निगम की जो ये नीतियां हैं, इनके विरुद्ध जो है संगठित होकर जो है वो आंदोलन चलाया जाए। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें विभिन्न पदों पर सेवाएं देते हुए 23 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। महासंघ ने सरकार को 25 जनवरी तक स्थायी नीति बनाने का अल्टीमेटम दिया है। अगर 25 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लिया गया तो 2 फरवरी से प्रदेश के समस्त एनएचएम कर्मचारी हड़ताल करेंगे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन चंद शर्मा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार कर्मचारियों को जब तक नियमित नहीं करती तब तक उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाए। हमारी मुख्य डिमांड तो ये या तो रेगुलराइजेशन हो या जब तक रेगुलराइजेशन नहीं होती तब तक रेगुलर पे स्केल दो और स्टेट में एक एचआर पॉलिसी फ्रेम हो, नीति के तहत ही हमारा
अपॉइंटमेंट भी हो और हमारे कार्य का भी लेखा जोखा एक नीतिगत के तहत नीतिगत फैसला लिया जा सका। हड़ताल की चेतावनी हमने वैसे गवर्नमेंट को जो नोटिस दिया है वो 5 जनवरी को हमने नोटिस मैंने पर्सनली जाकर मुख्यमंत्री महोदय साहब से भी मिला हूँ और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला हूँ, स्वास्थ्य सचिव से भी मिला मैंने डायरेक्टर साहब से भी मुलाकात की, राज्यपाल साहब से भी हमने फैक्स के माध्यम से जानकारी दी है कि अगर 25 जनवरी तक हमारे पक्ष में सरकार फैसला ले लेती है तो बहुत ही स्वागत योग्य बात होगी, ऐतिहासिक बात होगी, क्योंकि आज तक के इतिहास में स्टेट में अभी तक कोई भी पॉलिसी का कदम तक ना बढ़ाया किसी भी सरकार ने। अगर वो फेलियर होता है 25 तक ये सकारात्मक कोई पक्ष में निर्णय लेने के लिए, तो 2 तारीख को सांकेतिक हड़ताल होगी जिसमें पूर्णतया काम बंद कर दिया जाएगा। कोई भी डॉक्टर काम नहीं करेगा। हमारा चाहे क्लास 4 होगा, ड्राइवर, पीएन, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कोई काउंसलर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डेंटल डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर हैं, किसी भी तरह का अकाउंटेंट है, क्लर्क है, असिस्टेंट है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, कोई पेशेंट नहीं देखा जाएगा, कोई भी ड्यूटी नहीं करेगा। एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और अगर जनमानस को कोई भी असुविधा होती है, किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी हानि होती है, उसका सरकार और विभाग को जिम्मा उठाना होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर फिर भी 2 तारीख से पहले कुछ नहीं लेते हैं तो हम अभी डिसाइड कर लेंगे अभी 2-4 दिन में क्या होता है। हम जैसा कि मैंने आपको अभी विस्तृत जानकारी भी दी, किसी भी हद तक जाने के लिए हम अब तैयार हैं। बहुत हो चुका, इतना शोषण हमने पूर्व में झेल लिया। 23 वर्ष का जो स्वर्णिम हमारा जीवन का काल होता है वो पूरा का पूरा हमने सरकार द्वारा जितनी भी नीतियां हैं उसको आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए दे दिया है। अब नहीं तो बिल्कुल अब राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के लिए IIRD सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके लिए हिमाचल में पंचायती राज प्रतिनिधियों, युवा मंडल और महिला मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का पहला चरण जिला मंडी से शुरू हुआ। 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता सुशील जस्टा ने किया। IIRD के प्रबंध निदेशक डॉक्टर LC शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत IIRD को जल जीवन मिशन के तहत लेवल 3 के लिए की रिसोर्स सेंटर के रूप में इनपैनल किया है। संस्था को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्य मकसद जल संरक्षण और शुद्ध पेयजल उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IIRD को जल जीवन मिशन के अंतर्गत लेवल 3 के लिए की रिसोर्स सेंटर के रूप में इम्पैनल किया है। और संस्था के पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में जो लेवल 3 की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको कंडक्ट करने का एक जिम्मा मिला है। और इसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मंडी में आयोजित किया गया, जहां पे यहाँ आसपास की पंचायतों के जो प्रधान हैं या पानी से जुड़े हुए हैं जो दूसरे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम कम्युनिटीज़ को, पंचायतों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें ये स्किल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए और आने वाले समय में हमें जल प्रबंधन को लेकर समुदाय की भूमिका क्या रहने वाली है, उस पर सेंसिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है कि हम अगले कुछ वर्षों तक अनुमान लगाएं कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की आबादी कितनी होने वाली है और उसके लिए पानी की कितनी ज़रूरत होने वाली है, और जो पानी के उपलब्ध संसाधन हैं, स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, उनका संरक्षण कैसे करें, संवर्धन कैसे करें, और अगर पानी को लोगों तक पहुंचाना है, हर घर में टैप्ड वाटर मिले, नल का लगे, ये भारत सरकार का उद्देश्य है इस स्कीम का। तो इसके लिए कैसे मैनेजमेंट करें, प्लान कैसे करें, स्कीम को प्लान करने के बाद कैसे वो लोगों तक, घरों तक नल पहुँचे, पाइपें पहुँचे, कैसे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और साथ में पानी को साफ कैसे रखें, स्वच्छ करने के लिए तरीके क्या हैं, और पानी को जांचें कैसे, क्वालिटी एनालिसिस हम पानी का करें। ये सब तमाम बातें लोगों से साझा करनी हैं, लोगों को इसमें स्किल्ड करना है ताकि
आने वाले समय में अपने एरिया में, पंचायत में, क्षेत्र में जो पानी की स्कीम्स हैं उनका वो ठीक से सही तरीके से देख रेख कर सके। भारतीय मजदूर संघ की शिमला इकाई का प्रतिनिधिमंडल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्त गुलशन कुमार से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन आयुक्त के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ शिमला के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि ईपीएफ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1000 से 5000 रुपए पेंशन देने की प्रपोजल तैयार की है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि कर्मचारी के आखिरी मानदेय का 50% पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1000 से 5000 में आज के दौर में गुजारा कर पाना मुश्किल है। आज भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर एक ईपीएफ जो हमारा प्रोविडेंट फंड ऑफिस है उसके माध्यम से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन सौंपा है कि जो ईपीएफ के दायरे में आते हैं लोग, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में हमारे लोग काम करते हैं, हर विभाग में आज आउटसोर्स पे काम करने वाले लोगों का जिनका ईपीएफ कट रहा है, उनके लिए भारतीय मजदूर संघ ने काफ़ी लंबे समय से प्रपोजल तैयार की थी कि इन लोगों के लिए पेंशन का बेनिफिट हो। ईपीएफ की कंट्रीब्यूटरी पेंशन हमारी ईपीएफ ऑफिस देता है, लेकिन फिर भी सरकार ने मिनिमम पेंशन 1000 से लेकर 5000 तक देने की अभी प्रपोजल तैयार की है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने फाइनेंस सेक्रेटरी निर्मला सीतारमण जी को ये ज्ञापन के द्वारा ये दर्शाया है कि मिनिमम पेंशन जो कर्मचारी हमारा आउटसोर्स में काम कर रहा है, फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, जिनका ईपीएफ कटता है, उनकी जो लास्ट सैलरी है उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाए। अदरवाइज आज के इस समय में 1000 पेंशन मिनिमम मिले या 5000 मिले, उससे गुजारा होने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने बहुत चिंतन मंथन अपनी कार्य समिति में ऑल इंडिया में किया है और ये सरकार को आज पूरे देश के अंदर, हम भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ हेडक्वार्टर ईपीएफ ऑफिस में आज असिस्टेंट कमिश्नर के माध्यम से पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे शिमला के पदाधिकारी और विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी आज एक एक करके यहाँ पे हमने ज्ञापन सौंपा है। और इस कोरोना काल को देखते हुए पूरे देश के अंदर प्रदर्शन भी हो रहे, कई जगह हड़तालें भी हो रही, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने एक निर्णय लिया कि कोरोना को मद्देनज़र देखते हुए, उसका पालन करते हुए हम अपने चंद लोगों को लेकर, अपने पदाधिकारियों को लेकर ही हम ज्ञापन सौंपने जाएंगे और हमने ये कार्य आज यहाँ पे पूरा किया है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।